जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारा चुनने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। हेलो गाइज, वेलकम बैक, अ वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज कुछ जानते हैं, सीखते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या, वो डिस्कस कर लेते हैं कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रो बॉडी सेंसिटिविटी, एडेप्टेशन एंड न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ना सेल ऑर्गेनेल्स भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ क्या पढ़ रहे हैं, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल्स के मतलब जो सेल के पार्ट्स हैं वो सभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, किसी भी जीवित ऑर्गेनिज्म को जीवित होने की में जीवित वो हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवित हैं, लाइव हैं, वो उसका क्या होता है, उसमें कौन कौन सा गुण होता है, विशेषताएं होती है कि जिससे हम लोग पता लगा सकें कि वो लिविंग, उसको लिविंग में रखा जाए, लिविंग क्राइटेरिया में रखा जाए। ठीक है, तो उसके बारे में जैसे हम लोगों ने जाना कि लिविंग होने के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी उसके अंदर सेल होना चाहिए। हम लोग सेल के बारे में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होनी चाहिए, तो हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक का प्रोसेस होना चाहिए, तो हम लोग मेटाबॉलिज्म पढ़े। ठीक है, वो रेस्पिरेशन, कोई भी मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है, वो रेस्पिरेशन, उनके अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होनी चाहिए। न्यूट्रिशन, वो उनके अंदर न्यूट्रिशन फॉर्म हो। उसके बाद क्या बोलते हैं, वो एडेप्टेशन की प्रोसेस हो। ठीक है, और उसके अंदर सेंसिटिविटी हो। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सब हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, और अब देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज आगे पढ़ते हैं और जानते हैं, कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है इसको, ऊर्जा घर। ठीक है, सेल का ऊर्जा घर, सेल का पावर हाउस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी बनती है, मतलब ऊर्जा बनती है। ठीक है, कोशिका में ऊर्जा कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, सूत्र कणिका। और पावर हाउस ऑफ द सेल, जैसे हम लोग के घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। ठीक है, तो एक पावर हाउस बनी रहती है, वहाँ से ही क्या होती है, सारे मतलब घरों में क्या होते हैं, बिजली का संचालन किया जाता है। वैसे ही हमारे मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस होता है, कोशिका का पावर हाउस होता है। वहाँ से ही क्या होता है सारे मतलब सेल्स में क्या होता है, एनर्जी मतलब प्रोवाइड होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, ऊर्जा घर बोलते हैं। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए। ठीक है, मैंने ये भी बताया है प्रीवियस वीडियोज में, डीएनए और आरएनए के डिफरेंसेस में ही बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, अपना खुद का क्या होता है, अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, एनिमल सेल में। और प्लांट सेल में जो है ना क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, वो क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए होता है। तो ये मैंने जो आरएनए और डीएनए के बेसिक्स डिफरेंस में मैंने बताया, जिन्होंने नहीं देखा मैं रिपीट करूँगी बार बार, ये सब कुछ कनेक्ट है एक दूसरे से, तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए, वो सब कुछ क्लियर होते जाएगा अपने आप। सेमी ऑटोनोमस बॉडी, अब आगे देखते हैं पॉइंट, सेमी ऑटोनोमस बॉडी ये क्या है, सेमी ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, सेमी ऑटोनोमस बॉडी इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अपना ना बहुत सारा वर्क फंक्शन खुद ही अपने आप ही कर लेता है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए, अपना डीएनए होता है, इसीलिए ये खुद का मतलब अपना फंक्शन। ये सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी मैंने डीएनए और आरएनए के डिफरेंसेस में वहाँ मैंने बताया था कि सेमी ऑटोनोमस बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि वो अपना फंक्शंस खुद ही कर लेता है, अपने आप ही कर लेता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आरएनए प्रेजेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, आरएनए पाया जाता है, राइबो ऑक्सीन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये पाया जाता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में। कितना इसका यूनिट क्या, 70 डिग्री सेट बड़ी। ठीक है, सेट बड़ी यूनिट है। ठीक है ना, 70 डिग्री सेट बड़ी इसमें आरएनए मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होते हैं।
अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट ऑरिजिनेट ऑर्गेनली। ठीक है, अगर पूछ दिया जाएगा, ऑप्शन दे दिया जाए कि फर्स्ट ऑरिजिनेट और उसमें 2-4 ऑप्शन, तो क्या होता है फर्स्ट ऑरिजिनेट मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले उत्पन्न होने वाली कोशिका। सबसे पहले हमारे जो बॉडी में सबसे पहले कौन सी कोशिका बनेगी? सबसे पहले हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया बनेगी, सबसे पहले उत्पन्न होगी। और ये कहते हैं सिर्फ क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सारा कुछ का डिफरेंसेस मैंने बता चुका है, वो आप लोग देख लीजिएगा। यूकैरियोटिक मैच्योर्ड होते हैं, तो इसमें ही मतलब क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑरिजिनेट होती है, बन सकती है। ठीक है, सबसे पहला ऑर्गेनली होता है हमारी बॉडी में फॉर्म होने वाला माइटोकॉन्ड्रिया। एंड अब देखिए नेक्स्ट, एंड फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑफ द ऑर्गेनली न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट, सबसे लंबा। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है? सबसे लंबा, सबसे लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनली होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑरिजिनेट जो होता है सबसे पहले बनता है कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनली। ठीक है, सेल ऑर्गेनली सबसे पहले बनता है माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में, लेकिन सबसे मतलब लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली कौन सा है? न्यूक्लियस है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल विद इन सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सेल के अंदर, सेल के मतलब सेल में सेल। ठीक है, इसमें क्यों कहा जाता है सेल विद इन सेल? क्योंकि इसका खुद का डीएनए होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सेल विद इन सेल। अब नेक्स्ट पॉइंट, डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। डायमीटर इसका क्या होता है? 0.2 to 1.0 mm। डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज 0.2 to 1.0 mm। ठीक है, लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अब इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.0 to 4.1 mm। ठीक है, अब देखिए, इट हैज़ डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। मैंने ये भी बताया, पहले ही बता चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन होता है। कहाँ पे? किसके एग्जाम्पल में? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनली के एग्जाम्पल में। आप लोग प्रीवियस वीडियोज में देख लीजिएगा, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनली के एग्जाम्पल में मैंने बताया है माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। तो इससे मैं पीछे के प्रीवियस का इसलिए बता रही हूँ कि ये आपको प्रीवियस की रिवाइज होती जाएगी कि हाँ कहाँ पे क्या चीज़ था, कहाँ पे मैंने बता चुका है। ठीक है, इट हैज़ डबल मेम्ब्रेन। ठीक, अब देखिए पहला मेम्ब्रेन का पहला मेम्ब्रेन जो होता है, फर्स्ट नंबर इनर मेम्ब्रेन जो होता है। ठीक है, जो इनर होता है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। जो अंदर में उसके जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, अंदर वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? उसमें ना अंदर में जो है ना इसके फ्लूइड भरी रहेगी, लिक्विड टाइप की भरी रहेगी, तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्रिस्टी। ठीक है, जो उसकी बाहरी मेम्ब्रेन होती है, बाहरी झिल्ली जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टीय बोलते हैं। वल्कुट, इसका हिंदी क्या होता है? वल्कुट। ठीक है, बाहरी झिल्ली को क्रिस्टीय बोलते हैं। अब देखिए आगे पॉइंट, सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? इसके अंदर ना सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स मतलब होता है। ये जो है ना मतलब सेल को मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी कैसे बनती है? सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू बनती है। ठीक है, सेल के अंदर रिस्पायरेशन होता है। रिस्पायरेशन मैंने बता चुका है कि जब क्या बोलते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटती है तो क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ठीक है, और वाटर बनाती है, और एटीपी। ठीक है, एटीपी का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, एटीपी का फॉर्मेशन मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन करती है। तो इसके अंदर क्या होता है? यहाँ इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के पास एनर्जी कहाँ से आता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर क्या होती है? एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेल के अंदर होती है, कोशिका के अंदर। इसीलिए सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स फाउंड इन क्रिस्टी। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स जो होता है वो क्या होता है? वो इंजाइम होता है। ठीक है, एक इंजाइम होता है जहाँ से एनर्जी मिलती है। ठीक है, जहाँ से एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया को, वो इंजाइम होता है एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स। वो किस पार्ट में होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? वो होता है आउटर पार्ट में, बाहरी मेम्ब्रेन में मौजूद होती है एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स। ये इंजाइम है। ठीक है, तो इससे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है इस एंजाइम से माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वो कहाँ पे रहती है मौजूद? बाहरी मेम्ब्रेन में रहती है। उस बाहरी मेम्ब्रेन का नाम मैंने क्या बताया? क्रिस्टेई में रहती है, क्रिस्टेई में पाई जाती है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन और ऑक्जी रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना। ठीक है, ऑक्जी रेस्पिरेशन अभी मैंने बताया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन का क्रिया होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में
और उसके बाद अब आगे सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट, जिसका जो डीएनए होता है क्या होता है, सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है, राउंड शेप का होता है इसके अंदर डीएनए। अब देखिए क्रिस्टेई इज ऑल्सो नोन एज ट्यूब्यूल इन प्लांट सेल। क्रिस्टेई को ट्यूब्यूल कहा जाता है प्लांट सेल में, ठीक है। प्लांट सेल में अगर बात किया जाए, एनिमल सेल में क्या बोलते हैं, उसका आउटर मेम्ब्रेन को क्रिस्टेई बोला जाता है, लेकिन प्लांट सेल माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूब्यूल बोलेंगे, ठीक। अब आगे माइटोकॉन्ड्रिया इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कॉलिकर, ठीक है। कॉलिकर एक साइंटिस्ट थे, तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया किनके द्वारा देखा गया था, कॉलिकर के द्वारा, KOLLIKER, कॉलिकर के द्वारा। कहाँ देखा गया था, इंसेक्ट्स मसल में, कीड़े मतलब इंसेक्ट्स में देखा गया था। और इंसेक्ट्स के किस पार्ट में, थाई में देखा गया था कि जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहला ऑब्जर्व किया गया था कॉलिकर के द्वारा। अब नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया इज डिस्कवर्ड बाय अल्टमैन एंड फ्लेमिंग, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी किसने किया था, अल्टमैन एंड फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो अल्टमैन सब ने मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अलग अलग नाम दिया गया था, ठीक है ना। तो जो साइंटिस्ट आए उन्होंने अपना अपना नाम दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमैन जो वो क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट। अल्टमैन के द्वारा जो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या रखा गया था, बायोप्लास्ट रखा गया था, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द नेम गिवन बाय फ्लेमिंग इज फिला। फ्लेमिंग ने क्या नाम रखा था, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या दिया था नाम, फिला, ठीक। अब आगे माइटोकॉन्ड्रिया नेम इज गिवन बाय, और जो माइटोकॉन्ड्रिया फाइनली नाम किसके द्वारा दिया गया था, बेंडा, BENDA, ये लोग साइंटिस्ट हैं, बेंडा, ठीक। अब देखिए मेफ्स भी एक साइंटिस्ट है। ही ऑब्जर्व्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन प्लांट सेल। मेफ्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा देखा गया था, मेफ्स के द्वारा। और एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा देखा गया था, इंसेक्ट में, अभी मैंने बताया कि कॉलिकर के द्वारा देखा गया था, कहाँ पे, थाई में देखा गया था। और प्लांट सेल में किसके द्वारा देखा गया था, मेफ्स के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा देखा गया था, मेफ्स के द्वारा देखा गया था। अब आगे अब देखिए बेस्ले, BEASLEY प्लस हर्ड, HERR, बेस्ले एंड हर्ड, ये साइंटिस्ट थे बेस्ले एंड हर्ड। वो क्या बताते, फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द सेल थ्रू लिवर सेल। फर्स्ट आइसोलेशन जो करवाया गया था माइटोकॉन्ड्रिया में, वो किसके द्वारा करवाया गया था, आइसोलेशन का जो प्रोसेस, मतलब सेल को जो निकाला गया था, ठीक, सेल को आइसोलेट किया गया था, ठीक है, फ्रॉम द सेल, मतलब सेल को आइसोलेट किया गया था माइटोकॉन्ड्रिया, तो किसके द्वारा किया गया था, बेस्ले प्लस हर्ड, ठीक है। बेस्ले एंड हर्ड साइंटिस्ट थे। तो किस लीवर सेल के थ्रू मतलब आइसोलेशन किया गया था, किस सेल के थ्रू, लीवर सेल के थ्रू, ठीक है। फर्स्ट आइसोलेशन कहाँ किया गया था, लीवर सेल में किया गया था फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द सेल थ्रू लिवर सेल। फर्स्ट आइसोलेशन किसने करवाया था, बेस्ले एंड हर्ड ने, ठीक है। कहाँ करवाया था, माइटोकॉन्ड्रिया में करवाया था, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में करवाया था। अब आगे इम्पॉर्टेंट है ये भी, नेस जो थे ये भी साइंटिस्ट थे, NAIS, नेस क्या थे, साइंटिस्ट थे। माइटोकॉन्ड्रिया हैव DNA एंड अल्सो हैव जीन्स। इन्होंने क्या बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, अपना DNA है और उसके पास जीन्स भी है। कितना जीन्स है उनके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास 13 जीन्स है। तो ये सब किसने बताया था, ये सब बताया था नेस ने। अब चलिए अब आते हैं एक्सक्रीशन ना, ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब आते हैं, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के ये प्रोसेस में आते हैं। एक्सक्रीशन भी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स का भाग है, ठीक है। तो अब देखिए एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। मैंने मेटाबॉलिज्म का एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता है मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। उसके दो टाइप्स होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका है। तो वहाँ मैंने कैटाबॉलिज्म में मैंने एग्जांपल में बताया होगा कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है, इसमें ब्रेक डाउन होता था। क्या होता था, फूड का ब्रेक डाउन होता था, ठीक है। सिंपल मतलब जो लार्ज मॉलिक्यूल्स था उसका ब्रेक डाउन होने के प्रोसेस को क्या बोलते थे, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस बोलते थे। तो उसमें क्या आया था, रेस्पिरेशन होता था, डाइजेशन होता था और एक्सक्रीशन होता था। तो
हम लिविंग जो है, लिविंग कैरेक्टर से किसी भी चीज़ मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग मतलब तभी बोला जाता है जब वो एक्सक्रीशन का भी उसके अंदर प्रोसेस हो, ठीक है। जब वो मतलब अपना मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल वो बाहर निकाल सके शरीर से, तो वो क्या है, एक्सक्रीशन भी लिविंग होने का एक गुण है। लिविंग कोई भी चीज़ मतलब लाइव है, कोई भी चीज़ जीवित है, उसमें क्या होना चाहिए, एक्सक्रीशन का भी प्रोसेस होना चाहिए। तो अब देखिए ये क्या है, इट इज़ ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। मैंने बताया इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है फूड मतलब इसका मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है, और क्या बोलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो जो होता है क्या होता है, एक्सक्रीशन के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, जो हमारे जो शरीर में हानिकारक वेस्ट जो प्रोडक्ट है, वो जो हानिकारक पदार्थ है, वो उसका हमारे शरीर से हमारे शरीर से बाहर निकालना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। जैसे किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर से जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो एक्सक्रीशन, यहाँ पे हम लोग ने एक्सक्रीशन के बारे में थोड़ा सा ही पढ़े, हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे डिटेल में जब आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे इस बेसिस पे पढ़ रहे हैं, किस बेसिस पे, यहाँ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म में जीवित रहने के लिए क्या विशेषता होनी चाहिए, उसमें से एक विशेषता एक्सक्रीशन भी आता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए आज का टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है, जिस कारण मैं बोल नहीं पाऊँगी उतना, तो सॉरी उस चीज़ के लिए। अब आगे कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कल अब इससे आगे जानेंगे, पढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे। तो आप लोग, आई होप, आशा करती हूँ आप लोग समझ पा रहे हो और समझ जाओगे और अच्छे से क्लियर होगी जब आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे। जिन्होंने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो जा कर के देखो आप लोग, तो अच्छे से क्लियर होगा, और सब कुछ नोट डाउन करो, ठीक है। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। हैव ए नाइस डे। आशा करती हूँ आप लोग का दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।